ओके। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट का हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। सीरीज से क्वेश्चन उठाया है और आंसर करा रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही हैं, ठीक है। तीन सॉरी, तीन क्वेश्चन आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर है डाइंग डिक्लेरेशन, डीडी, ठीक है। और ये मैंने क्वेश्चन जैसा ही तुम्हारा सीरीज में दिया वैसे का वैसा उतारा हुआ है, ठीक। ओके, अब अपनी लैंग्वेज में इसको देखते चलते हैं और नोट्स का भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। ओके, सिलेबस में तुम्हारे इंडियन एविडेंस एक्ट है और हमने बेयर एक्ट पढ़ा है, भारत साक्ष्य अधिनियम 2023, सेक्शन 32, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 26, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। क्या कहता है, दोनों सेक्शन में सेम चीजें लिखी हैं। जब कोई व्यक्ति मर गया है, मिल नहीं रहा है, या उसकी उपस्थिति अत्यधिक खर्च या व्यय के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती, ठीक है। तब 8 परिस्थितियां बताई गई हैं सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट में, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी 8 परिस्थितियां, सेम डिट्टो, सेक्शन चेंज है बस, ठीक है। डिट्टो चीज लिखा हुआ है। ऐसी 8 परिस्थितियां बताई गई हैं जब उन व्यक्तियों के पूर्व कथन सुसंगत होते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं 8 कथन यहाँ नहीं कहूंगी, हमने एविडेंस एक्ट के बेयर एक्ट में देखा है। क्यों, हमें क्या देखना है, डाइंग डिक्लेरेशन देखना है। और डाइंग डिक्लेरेशन है सेक्शन 32, सिर्फ 1 वाला देखना है, ठीक है। अब यस से का होगा तो 26वां। ओके, तो जब कोई व्यक्ति मर गया है, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। और जो 8 परिस्थिति में पहली परिस्थिति है जब कोई व्यक्ति मर गया है और मरने से पूर्व उसने कुछ कहा, जो एकदम डायरेक्ट की लैंग्वेज में नहीं लिख रहे, जो एग्जाम में तुमको लिखना है वो बोल रहे हैं, ठीक है। जो उसकी मृत्यु के कारण से संबंधित है, उसको क्या कहेंगे, मृत्युकालिक कथन या डाइंग डिक्लेरेशन, या डाइंग डिक्लेरेशन कहेंगे, ठीक है। ओके, जो कोई व्यक्ति मृत्यु के कारण उपलब्ध नहीं होता है तो उसके द्वारा अपनी मृत्यु या उन परिस्थितियों से संबंधित कोई कथन जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होती है, और ऐसे कथन को मृत्युकालिक कथन कहा जाता है, ठीक है। ओके, अर्थात कोई व्यक्ति, अर्थात कोई व्यक्ति है जो मर गया है
और उसका जो कथन है मरने से पूर्व, वो मृत्यु के कारण को, जैसे कि किसने मुझे मारा या क्यों मुझे मारा, ठीक है, या मृत्यु की परिस्थितियों को बताता है। तो ऐसे कथन को डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, और ऐसा कथन क्या होता है, साक्ष्य में ग्राह्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, निमो मॉरिट्यूरस प्रेज्यूमिटर मेंटेरी, ठीक है। सेक्शन 32(1) या 26(1) डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो इस मैक्सिम पर आधारित है, इस सुक्ति पर आधारित है। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जो मर रहा है, वह व्यक्ति जो मर रहा है अपने निर्माता से, अपने निर्माता मतलब अपने भगवान से, ठीक है, जिसने उसको बनाया है, के साथ नहीं मिलेगा, मतलब झूठ बोलकर नहीं मिलेगा, ठीक है, झूठ के साथ नहीं मिलेगा। मरने से पहले ठीक झूठा बोल दे और जाके भगवान से, अपने निर्माता से, ईश्वर से, जिसको भी वो मानता है मिलने वाला है, तो वो ऐसा नहीं करेगा, है ना, झूठ के साथ नहीं मिलेगा। One at the point of death is presumed to not lie, ठीक है, ओके। अब देखो, मृत्युकालीन कथन की आवश्यक शर्त क्या है? मृत्युकालीन कथन की एक मिनट, एसेंशियल एलिमेंट। तो मृत्युकालीन कथन की आवश्यक शर्त, जो पहली आवश्यक शर्त है वो ये है कि जो, जिसका कथन डाइंग डिक्लेरेशन साबित किया जाना है, ठीक है, जिसका मृत्युकालीन कथन साबित किया जाना है, उसकी मृत्यु हो चुकी हो, ठीक है। ये हमने देखा था बीएसए में कि किसी दूसरे तथ्य को साबित किया जाना जब वो किसी अन्य तथ्य पर साबित पर आधारित हो, ठीक है। किसी का मृत्युकालिक कथन आपको साबित करना है तो पहले ये साबित कीजिए कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। दूसरी आवश्यक शर्त क्या है? जो उसने कथन किया हो, जो उसने कथन किया हो मरने से पहले, वो उसके मृत्यु के कारण को या परिस्थिति को दिखाती हो, परिस्थिति से संबंधित हो, ठीक है। तीसरा है, जब उसने कथन किया तब वह कथन देने के लिए होश में रहा हो, ठीक है। क्या रहा हो? होश में रहा हो, मतलब कि उसको समझ में रहा हो कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है, उसकी मानसिक स्थिति स्वस्थ रही है। दूसरा है, उसका कथन जो है उसने स्वतंत्र सहमति से दिया हो, ठीक है। और कथन को उचित रूप से रिकॉर्ड किया गया हो,
उचित रूप से रिकॉर्ड किया गया हो। अब देखो एक चीज यहाँ, जब ये व्यक्ति मर रहा है 32(1) में, ठीक है, या सेक्शन 32 में जितने भी 8 परिस्थितियां हैं, इन 8 परिस्थितियों में जो भी कथन कहे जा रहे हैं, ठीक है, ये कथन आवश्यक नहीं हो कि इसने लिखित में किए हैं या मौखिक कहे हैं, किसी भी तरीके से कह सकता है, कोई प्रारूप वर्णित नहीं है, ठीक है, कोई प्रारूप वर्णित नहीं है। लेकिन न्यायालय में पेश करने से पहले यह आशा की जाती है कि आप उसको एक उचित रूप से रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। ओके, मान लो कि एक्स का मर्डर हुआ है, उसने वाई से कहा कि मेरा मर्डर जेड ने किया है, तो वाई ने ये बात मजिस्ट्रेट को, पुलिस को, किसी को बताई होगी, तो वो उसके शब्दों को हूबहू लिख ले, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो, प्रकार हो सकता है जो हमने देखा, ऊपर ही लिखा था लिखित, लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी। तो पहला मौखिक हो जाएगा। मौखिक जब आप किसी के भी सामने कह दो, मान लो कि एक्स का मर्डर हुआ है, वो एक गली में एक्स का मर्डर हुआ है, तब तक दौड़ के आया, वाई पूछने लगा ये किसने किया, तो वाई तो रास्ते से जा रहा था, उसने देखा एक्स का मर्डर हुआ है, उसने दौड़ के पूछने लगा, है ना, तो एक्स क्या कहेगा कि जेड ने मेरा मर्डर किया, ये जो भी कारण बताएगा, तो मौखिक हो जाएगा, ठीक है। और वाई क्या हो जाएगा, एक गवाह हो जाएगा, तो गवाह से कर दिया, है ना। अब वाई कोई कॉपी किताब पेन लेकर तो जा नहीं रहा, बट मान लो एक्स अब भी जिंदा है, उसके बाद एक्स को हॉस्पिटल ले जाया गया, ठीक है, और वहां पर कौन आया, मजिस्ट्रेट आया या डॉक्टर आया। जब मजिस्ट्रेट या डॉक्टर को या पुलिस आई, उसको पीड़ित बताएगा कि मेरा मर्डर किसने किया, या अपना डाइंग डिक्लेरेशन देगा, तब इनकी यह ड्यूटी है कि इस कथन को क्या कर लें, लिखित कर लें, ठीक है। तो दोनों परिस्थितियों में हो सकता है, ये दो प्रकार हो गए। तीसरा एक प्रकार जो तुमको यहाँ नहीं दिखा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है तीसरा वाला, संकेतों द्वारा, ठीक है। संकेतों द्वारा कथन, ठीक है, और एक चौथा होगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ठीक है। ये तो नया डेवलप है। और संकेत द्वारा जब ना आप बोल सकते हो, जब आप बोल नहीं पा रहे हो तो सामने वाला लिख भी नहीं सकता, और आप स्वयं भी लिख नहीं सकते हो। तो ये क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला का शायद केस था इसमें, तो व्यक्ति का मर्डर हुआ था, उसका गला काट दिया गया था बीच से, ठीक है। अब्दुल्ला ने क्या किया था, पीड़ित का गला बीच से काट दिया था, वो बोल नहीं सकती थी, और अपराधी न्यायालय ने, सॉरी मजिस्ट्रेट ने पूछा, अच्छा यही बता दो कि, अब्दुल्ला को खड़ा किया और उससे पूछा कि बता दो कि क्या इसने तुम्हारा मर्डर किया है, तुम ऐसे मतलब इशारे से बता दो। तो उसने अपना ऐसे उंगली उठाई और संकेत से दिखा दिया, हाँ, अब्दुल्ला की तरफ उंगली कर दी, ठीक है, ओके। तो संकेतों द्वारा भी हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक मतलब आप मैसेज, वीडियो कुछ बना के भेज दो, है ना। इलेक्ट्रॉनिक साधन में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो कोई प्रारूप निश्चित नहीं है, लेकिन अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरीका हमने देखा, ठीक है, ओके। नाउ देखो, डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन का साक्षिक मूल्य क्या होता है। क्या सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर किसी को दंडित किया जा सकता है। तो सबसे पहला हमने देखा है सेक्शन 55 बीएनएस, सॉरी बीएसए, और सेक्शन 60 देखा है इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें कहा गया है कि कोई मौखिक साक्ष्य अगर किया जा रहा है तो डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना।
कोई भी कथन किया जा रहा है, कोई भी कथन किया जा रहा है, स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तो जिसने किया है, जिसने भी किया है, जिसने कहा मैंने मर्डर होते देखा, जिसने कहा कि मैंने कुछ सुना, जिसने कहा कि मैंने कुछ फील किया, वो खुद ही आके गवाही दे। ठीक है। और ये सब क्या करते हैं, साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य को अग्राह्य बनाते हैं, है ना। अनुश्रुत साक्ष्य को अग्राह्य बनाते हैं। अनुश्रुत साक्ष्य मतलब वह व्यक्ति जिसने किसी अन्य व्यक्ति से कुछ सुना हो, वो आके गवाही दे रहा है। अग्राह्य, जैसे कि एक्स ने वाई का मर्डर होते देखा, एक्स ने जाके अपने फादर को बोला। ठीक है। अब फादर ये बात अगर बोलेगा तो ये अनुश्रुत साक्ष्य हो गया। ठीक है। वाई के ऊपर हमला हुआ एक्स के द्वारा। ठीक है। तो ये बात वाई ने देखी, वाई ने फील की, लेकिन ये बात वाई एम को बता रहा है, एम जाकर साक्ष्य दे रहा है, तो ये अनुश्रुत साक्ष्य हो गया। बच्चों के डाइंग डिक्लेरेशन में जिसके ऊपर हमला हुआ है वो तो जिंदा ही नहीं है, तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, अनुश्रुत साक्ष्य का अपवाद होता है और साक्ष्य के रूप में सुसंगत होता है, और सुसंगत होने के नाते ग्राह्य होता है। ठीक है। ओके। दूसरा, ये प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य हो सकता है। ये प्रत्यक्ष नहीं, अनुश्रुत है, बट प्राथमिक साक्ष्य हो सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ घटना हुई है उसने स्वयं इसकी गवाही दी है। ठीक है। नाउ इसका साक्ष्यिक मूल्य जो है न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो मैंने बोला कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट की ग्राह्य होने से सिर्फ इसी के आधार पर दंड नहीं दिया जा सकता। अगर न्यायालय चाहता है तो अन्य साक्ष्य से इसकी संपुष्टि कर ले। ठीक है। और संपुष्टि मतलब क्लियर कर ले कि बैंक डिक्लेरेशन सत्य है कि नहीं, तब दंड दे। ठीक है। और अगर न्यायालय चाहेगा तो बिना संपुष्टि किए भी सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर भी दंड दे सकता है। इसलिए न्यायालय के विवेक पर आधारित है। ओके। ओके। अब देखो किन बातों का न्यायालय ध्यान रखेगा, ये कि क्या जो कथन है वो सुसंगत है। ठीक है। स्वेच्छा से दिए गए हैं, कुछ इनमें अविश्वसनीयता तो नहीं है, विश्वसनीय है कि नहीं। ठीक है। और जिसने कथन दिया था उसकी मानसिक हालत कैसी थी। ठीक है। मानसिक स्थिति कैसी थी। ठीक है। ओके। अब हम लोग कुछ केस देखेंगे और सारे केस इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से 2-3 केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बता देते हैं तुमको पाकला नारायण स्वामी का केस। पाकला नारायण स्वामी का केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केस हमने देखा था एक जगह पर और सेक्शन 6 में, रेस जिस्टे वाले में कल देखा था। ठीक है। और एक ही समव्यवहार का भाग जिसका मतलब होता है, तो वहां पर भी तुमको लिखना है और यहाँ पर भी तुम लिख सकते हो। ठीक है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट, ये 2 इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा एक केस और बताएंगे। ठीक है। क्या हुआ था पाकल नारायण स्वामी में। ठीक है। सो 1932 के आसपास का केस है पाकल नारायण स्वामी का। एक लोग एक्स हैं,
ये अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैं जा रहा हूं इस शहर में, एक शहर है एम, मैं यहां जा रहा हूं, ठीक है। इस एम शहर में रहती हैं वाई अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है। और जो ये वाई और इनके हस्बैंड हैं, इन्होंने इनसे पैसा लिया था, ठीक है, बहुत पहले पैसा उधार लिया था, ठीक। तो ये कहते हैं कि मैं 21 तारीख को जा रहा हूं। वाई ने ये देखो लेटर लिखकर बुलाया है मुझे, वाई ने, ये जो वाई हैं इन्होंने इनको लेटर लिखकर बुलाया है, आओ अपना पूरा पैसा ले जाओ, ठीक। इतना कहकर एक्स अपने वाइफ से निकलते हैं, 21 तारीख वाली ट्रेन में बैठते हैं। ये ट्रेन कहाँ जाएगी? एम शहर में जाएगी, ठीक। टाइम पे बैठ गए। 23 तारीख की सुबह उसी ट्रेन में एक बक्सा मिलता है बड़ा सा, और उस बक्से में एक लाश मिलती है। किसकी होगी? इनकी थी, एक्स की, ठीक है, इनकी थी, ठीक है। केस गया कोर्ट में और फाइनली गया प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल मतलब इंग्लैंड तक केस चला गया। तो पहली बात जो एक्स ने अपने वाइफ को कहा कि मुझे लेटर आया है वाई का कि आओ अपना पैसा ले जाओ, और मैं पैसा लेने के लिए एक्स निकला, फिर उसी के बाद उसकी लाश मिली। ये सब किस चीज का भाग है? एक समव्यवहार का भाग है ना? किसका भाग है? रजिस्ट्री का भाग है, एक समव्यवहार का भाग है, ठीक है। तो वहां पर हमने देखा था। दूसरा, जो एक्स ने कथन किया है, एक्स ने जो कथन किया था और जिस परिस्थिति में उसकी लाश मिली है, ठीक है, इनका जो संबंध है मृत्युकालिक कथन के रूप में दर्शित होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कथन इन्होंने कहा कि मुझे वाई ने बुलाया है पैसा लेने के लिए, ये मृत्यु का कारण नहीं बता रहा, मृत्यु का कारण नहीं बता रहा है एक्स के ना, लेकिन परिस्थितियां बता रहा है, परिस्थितियां इंगित कर रहा है, ठीक है। पैसे के बहाना बुलाया और मार दिया, ठीक है, ओके। ये इंपॉर्टेंट केस है, हमेशा याद रखना, ठीक। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस है, ये दो केस तो जरूर लिखना है तुमको डायन डिक्लेरेशन में। इसमें यहाँ पर पत्नी लिख दिया है, गलत हो गया है, ठीक है। बाबूलाल, क्या था यार उसका? बाबूलाल ऐसे कुछ नाम था उसका, रुको बता रहे हैं। दूसरा केस है कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना, ठीक है। 1958 सुप्रीम कोर्ट का केस है। बाबूलाल नाम था, याद आ गया, बाबूलाल, ठीक है, ओके। नोट्स में थोड़ा एडिट कर देंगे अगर याद रहेगा तो, ठीक। तो बाबूलाल जी क्या है, एक गली में जा रहे हैं, ठीक है, और इस गली में इनके ऊपर हमला हो गया। इतना हमले में इनको इतना पीटा गया, इतना पीटा गया कि ये एकदम मरणासन हो गए, ठीक है, ओके, ठीक है। अब पुलिस आई और पुलिस ने इनसे पूछा कि आपको किसने मारा। इन्होंने कहा तुरंत ऑन द स्पॉट
कि मुझे कुशल राव ने मारा। किसने मारा? कुशल राव ने। पहला डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है। फिर ये हॉस्पिटल पहुंचे, इलाज चालू हुआ। डॉक्टर ने पूछ लिया आपको किसने पीटा? इन्होंने कहा कुशल राव ने। फिर से कुशल राव का नाम ले लिया। सेकेंड डाइंग डिक्लेरेशन, दूसरी बार ये बोल रहे हैं। फिर मजिस्ट्रेट साहब आए क्योंकि उनको लिखना था। उन्होंने फिर पूछा कि आपको किसने पीटा? फिर इन्होंने कहा कि मुझे कुशल राव ने पीटा। ठीक है। डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन क्यों हो जा रहा है ये? क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब को कहने के बाद कुछ देर बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। ओके। अब देखो 3 बार अलग अलग लोगों को इन्होंने सेम बात कही है। ठीक है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्युकालीन कथन डाइंग डिक्लेरेशन अपने आप में एक क्या है? पर्याप्त साक्ष्य है। क्या है? पर्याप्त साक्ष्य है। ओके। और इसके आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है अगर कथन जो है सत्य था। कथन कैसा था? सच्चा था। और सेक्शन 32 प्रेजेंट में 26 लिख दिया ना, 26। ठीक है। सेक्शन 32, उस समय 32 था इंडियन एविडेंस एक्ट, अभी 26 की शर्तों को पूरा करता है। ओके। इसके बाद देखो ये 2 केस, एक पाकले नारायण स्वामी का और दूसरा कुशल राव का, ये दोनों तुमको लिखना है। इसके बाद 2 केस हम और बता दे रहे हैं। इसमें और भी केस हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये 2 केस हम तुमको बता दे रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाले देखो, एक केस ये है पपरंबका रोजम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ पपरंबका वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 1999 का केस है। वाइफ को जला के मारा गया था और 92% तक उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला गया था और जल गई थी। ठीक है। उसने बोला मेरे पति ने मुझे जलाया है। इतना बोलने के बाद वो मर गई। सुप्रीम कोर्ट केस जब पहुंचा, देखो लोअर केस ने, हाई कोर्ट ने, सब ने उसको पति को सजा दे दी। सुप्रीम कोर्ट केस पहुंचा तो पति ने कहा कि पत्नी की मानसिक हालत सही नहीं थी। ठीक है। पत्नी की मानसिक हालत सही नहीं थी कि वह बता सके कि मैंने ही मारा कि किसी और ने, और ना ही कोई मेडिकल सर्टिफिकेट किसी डॉक्टर ने दिया है जिसमें उसकी मानसिक हालत सही रही हो। ठीक है। तो पति को आशंका का, ठीक है, आशंका क्या होता है कि हो सकता है पति जो है, हो सकता है कि अभियुक्त जो है अपराधी ना हो। आशंका का बचाव दिया गया और पति को छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया, सारे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। ठीक है। ओके। इसलिए ये केस इंपॉर्टेंट था कि मेडिकल सर्टिफिकेट आवश्यक होना चाहिए, मतलब जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है उसकी दिमागी हालत सही होनी चाहिए। ओके। लेकिन इसकी बहुत आलोचना हुई। मान लो कोई मर रहा है तो पहले उसको डाइंग डिक्लेरेशन लिया जाएगा, पहले उसकी मानसिक हालत चेक होगी, और वो मर रही थी तो कैसे मरी, क्या वगैरह वगैरह। ठीक है। इसके बाद एक केस आया लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2002 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को, आंध्र प्रदेश वाले केस को पलट दिया। ठीक है। और कहा कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट मेंटल हेल्थ के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है।
अगर जिसका डाइंग डिक्लेरेशन है वो होश में है, का डाइंग डिक्लेरेशन है वो पूरे होश में है और तब साक्ष्य दे रहा है, तब अपना कथन बोल रहा है, तो वो कथन साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा। ठीक है, तो पूर्ण रूप से नहीं कि एकदम एकदम मानसिक स्थिति को जो है क्या कहते हैं हम नकार देंगे। ठीक है, लेकिन हाँ सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सर्टिफिकेट की आवश्यकता तब होती है जब कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि वो इंसान पहले से मानसिक रूप से परेशान था। ठीक है, ओके। ओके, और भी बहुत सारी चीजें हैं। चलो, अब हम तुम लोग को थोड़ा सा नोट्स में नहीं है ये, लेकिन हम बता दे रहे, तुम लोग को अगर लिखना हो तो एग्जाम में लिख लेना। ठीक है, ठीक। देखो, इंग्लिश लॉ अर्थात ब्रिटेन का जो लॉ है और जो इंडियन लॉ है उसमें डाइंग डिक्लेरेशन में कुछ अंतर है। ठीक है, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है उसको यह पूर्ण आशंका होनी चाहिए कि मैं मरने वाला हूं, तभी वो डाइंग डिक्लेरेशन में जाएगा। ठीक है, पूर्ण आशंका होनी चाहिए मृत्यु की, तभी उसका कथन डाइंग डिक्लेरेशन में जाएगा, चाहे फिर वो ना मरे। ठीक है, इसमें इंडियन लॉ में ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, मृत्यु की आशंका आवश्यक नहीं है, आशंका आवश्यक नहीं है। मृत्यु हो गई बात अलग है। ठीक है, आशंका आवश्यक नहीं है। सिर्फ आपराधिक मानव वध के लिए ही डाइंग डिक्लेरेशन लागू होता है इंग्लिश लॉ में। ठीक है, आपराधिक मानव वध हुआ था तब किसी ने डाइंग डिक्लेरेशन दे दिया। ठीक है, जबकि इंडिया में आपराधिक मानव वध कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर और यहाँ तक कि डाउरी डेथ में भी ये लागू हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश लॉ में सिर्फ क्रिमिनल लॉ में ही डाइंग डिक्लेरेशन काम करता है, जबकि इंडियन लॉ में क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, ठीक है, दोनों जगह डाइंग डिक्लेरेशन काम करता है। ओके ओके, तो अभी तो मुझे इतना ही ध्यान आ रहा था। और भी कुछ है? चलो हम लोग नोट में ऐड कर देंगे, ध्यान आएगा तुमको। ठीक है, ओके। चलो एक चीज और बतानी तुम लोग को, यहाँ नीचे बताते हैं। अगर व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन करने के बाद, मतलब अगर कोई व्यक्ति को चोट लगी है और उसने कोई डिक्लेरेशन किया, ठीक है, सेक्शन 32 पुराने वाले लॉ इंडियन एविडेंस एक्ट में और नए वाले में 26, ठीक है, बट वो मरा नहीं, तब उसका साक्ष्य उस कथन को, जो स्टेटमेंट उसने कहा था, ठीक है, वो डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि मरा है ही नहीं तो डाइंग डिक्लेरेशन कहाँ होगा, है ना। डाइंग डिक्लेरेशन का सीधा सा पहला लाइन है कि मर गया है और साक्ष्य के लिए नहीं बुला सकते। तो आई थिंक सेक्शन 160 होगा बीएससी का नए वाले का, ठीक है, और पुराने वाले का 159 है क्या, इंडियन एविडेंस एक्ट का देखना पड़ेगा। उसमें जो है साक्षी को बुलाकर उसकी बातों को चेक करने के लिए वहां पर इसको एज एविडेंस यूज किया जा सकता है। ठीक है, कि तब आपने ये बात कही थी और अब आप ये बात कर रहे हैं, ये हो गया डाइंग डिक्लेरेशन।